my dear students, especially of PG semester 1, I have given to all of you assignment. It is available on the website of Veer Kunwar Singh University. So I have given you some problems. These are the problems. 4 questions I have given to all of you. मुझे लगता है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा उसे लगाने का. तो ये मैं लेक्चर जो बना रही हूँ ये आप लोग को इसका सोल्यूशन देना चाह रही हूँ मैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा और क्या इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. ये आपका प्रॉब्लम 1 था. डिटरमाइन वेदर ईच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर डाइस्टेरियोमर और इनैंशियोमर्स. ठीक है, ये हमको दिख सकता है यहाँ पे A B C और भी हैं D, इस तरीके से हमने दिया हुआ है. ये पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैं आपका, ये दोनों ये दोनों पेयर हैं. ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि ये जो पेयर हैं ये हमारे इनैंशियोमर हैं कि डाइस्टेरियोमर हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक हिंट दिया है कि हम RS कन्फिगरेशन निकाल के ये बता सकते हैं कि हमारा जो पेयर ऑफ कंपाउंड है वो डाइस्टेरियोमर है या फिर इनैंशियोमर है. ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग. मैंने इसको सॉल्व किया है तो बस आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस चीज़ को मैं. ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन जो था प्रॉब्लम 1 का A वाला जो पार्ट था. ठीक है, यही है आपका. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस वन. ठीक है, जो A हमारा है जिसमें ब्रोमीन लगा है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा. ठीक है, हमको पता करना है कि ये हमारा इनैंशियोमर है कि डाइस्टेरियोमर है. तो बहुत सिंपल तरीका है, हम इसका RS कन्फिगरेशन निकाल दें. ये कार्बन हमारा, ये जो एरो से दिख रहा है आपको, ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन है. ठीक है, ये हमारा कायरल कार्बन है और हम इसका RS कन्फिगरेशन निकालते हैं. ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको RS कन्फिगरेशन निकालना आ रहा है. ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ये लेक्चर मेरा आपको समझ में नहीं आएगा और आई होप कि आपको RS निकालना आता हो. और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर RS कन्फिगरेशन निकालने का भी बता दूंगी. ठीक है, तो ये तो फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ ये मान के कि आपको RS कन्फिगरेशन निकालना आता है. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग निकालते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चारों को नंबरिंग करते हैं. मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर विजिबल है तो मैं और बड़ा साइज़ कर देती हूँ ताकि समझ में आए. ये देखिए. ठीक है, ब्रोमीन क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, इस कार्बन से लिंक्ड है, इसको हम फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी देते हैं. सेकंड हम इसको देते हैं प्रायोरिटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा C के साथ H3 3 H लगे हैं. यहाँ हमारा C के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ये CH3 लगा है, तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है. तो ये Br वाला हमारा 1 हो गया, ये CH2 CH3 वाला ये 2 हो गया और ये CH3 वाला हमारा 3 हो गया. और चौथा बॉन्ड जो है जो कि लोअर पीछे की ओर दिखेगा, जिसको हम डॉट डॉट फॉर्म में दिखा रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन है, उसको हम लोग 4th नंबर देंगे. तो देखिए ज़रा क्या है ये 1 2 3. ये हमारा क्लॉकवाइज 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है हमारा. ठीक है, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज कर रहा है, इसका मतलब कि वो R होगा. और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो इसका मतलब कि क्या होगा, वो S होगा. हमने बताया है कि जब हमारा जो 4th जो लोअर प्रायोरिटी का जो हमारा एटम लगा हुआ होता है, सबसे लोअर प्रायोरिटी का, जिसको हम 4th नंबर देते हैं. ठीक है, अगर वो बिलो द प्लेन है, मतलब हैश लाइन से अटैच्ड है, उसको हम बिलो द प्लेन कहेंगे, हमारे आँख के पीछे, मतलब कि वो प्लेन के पीछे का हिस्सा है. और जो डार्क लाइन में हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, हमारे आँख के सामने आ रहा है बॉन्ड. अगर ये प्लेन है, अगर आप उधर से देख रहे हैं और ये अगर प्लेन है, तो ये जो डार्क लाइन है वो आपकी तरफ आ रहा है बॉन्ड, और जो डॉट लाइन है वो आपके प्लेन से पीछे की ओर जा रहा है. ठीक है, ये इस तरीके से दिखा रहा है. तो अगर लोअर प्रायोरिटी जो सबसे जो नीचा हम दे रहे हैं, चौथा नंबर जिसको दे रहे हैं, वो अगर बिलो द प्लेन पे है, तो हमारा अगर राइट साइड आ रहा है तो उसको हम R कहेंगे और वो R ही रहेगा, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा R है. ठीक है, उसी तरीके से हमने इसकी भी नंबरिंग की है और इसकी नंबरिंग करने के बाद हम इसका जब रोटेशन कराते हैं तो देखते हैं कि 1 2 3. ठीक है, 1 2 3. ये भी हमारा राइट वाइज जा रहा है.
राइट क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो इसमें हमारा सबसे हमने जिसको चौथा नंबर दिया है जो कि हमारा हाइड्रोजन है, वो कौन से बॉन्ड पर है? वो मोटे वाले डार्क बॉन्ड पर है, मतलब कि वो आपके सामने आ रहा है वो बॉन्ड, ठीक है। जब ऐसा हो कि हमारा सबसे लोअर प्रायोरिटी जिसको हमने दिया है वो डार्क लाइन पर है, तो क्या होता है कि हमारी जो अरेंजमेंट है वो उल्टी हो जाती है। अगर वो हमारा राइट क्लॉकवाइज और आर आना चाहिए तो आर ना लिख के हम उसको क्या कहेंगे कि वो एस है, ठीक है। लोअर प्रायोरिटी वाला जब हमारा बिलो द प्लेन पे है तब तो जो आता है वही होता है, जैसे कि हमने देखा इसमें पहले वाले में आर आ रहा था तो आर ही था। दूसरे वाले केस में क्या है कि हमारा जो लोअर प्रायोरिटी का है वो अबव द प्लेन है, तो अगर हमारा आर आ रहा था तो वो आर ना रह के क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये दे दिया इनको कन्फिगुरेशन, ये हमारा आर कन्फिगुरेशन का है, ये हमारा एस कन्फिगुरेशन का है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। जैसे कि हम अपना चेहरा अगर शीशे में देखें, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम मिरर इमेज कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इन दोनों कंपाउंड के बीच में एक शीशा लगा दें तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो आर एस अगर है कहीं उसका मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और कैसे मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इसको अगर हम दूसरे वालों को ऐसे उठा के पहले वाले पे रखें, जैसे हमारा ये दोनों हाथ जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये इनैंशियोमर है, ठीक है। ये हमारा जो हाथ है ये इनैंशियोमर है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये हाथ को हटा के यहाँ एक शीशा लगा दें तो इस शीशे में इस हाथ का इमेज बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इस हाथ के सामने अगर हम एक शीशा लगा दें तो इस हाथ का जो इमेज दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हो गए एक दूसरे के क्या हैं, इनैंशियोमर हैं। अगर ये आर है तो ये क्या है, ये एस है। और अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे जस का तस रख दें तो ये देखिए ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। ओवरलैप कब करता, जब अंगूठे पे अंगूठे बैठता, इंडेक्स फिंगर पे इंडेक्स फिंगर बैठता, मिडिल फिंगर पे मिडिल फिंगर बैठता, ठीक है। हर फिंगर पे हर फिंगर बैठता तो हम इसको कहते हैं कि ये सुपर इम्पोज कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको उठा के ऐसे रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो जो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को हम एनैंशियोमर कहते हैं। ऐसा कब होता है, जब हमारा एक मॉलिक्यूल आर है और एस है। तो ऐसा हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एनैंशियोमर हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ आप लोग को? अब इसके बी वाले पार्ट पे जाते हैं। अब इतना नहीं बताएंगे हम क्योंकि अब आपको आर एस तो, हाँ ये देखिए इसमें भी आप लोग चेक कर लीजिए कि यही स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये आपका बी वाला है, ठीक है। ये बी है जो कि हम यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए बी है। इसमें क्या है, इसमें हमारा एक ये जो कंपाउंड है, एक जो कंपाउंड है इसमें दो कायरलिटी दिखाई दे रही है। एक तो ये भी कार्बन कायरल है। कायरल कार्बन मतलब कि उस कार्बन पे जो 4 ग्रुप लगे होंगे वो डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। तो इस कार्बन पे भी 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, देख सकते हैं। एक तरफ Br है, एक तरफ CH3 है, ठीक है। एक तरफ ये पूरा ग्रुप हो गया और चौथा क्या है, हाइड्रोजन है। उसी तरीके से इस वाले कार्बन को भी देखते हैं, एक तरफ Cl लगा है, एक तरफ CH3 लगा है और एक तरफ ये पूरा ग्रुप लगा है और एक चौथा क्या है, हाइड्रोजन है। जैसा पहली बार में हम लोगों ने निकाला था उसी तरीके से इसमें भी हम एटॉमिक नंबर के प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग करेंगे और निकालेंगे कि हमारा ये कार्बन आर है कि एस है। तो मैंने यहाँ निकाला हुआ है उस चीज़ को, ठीक है। ये थोड़ी लाइट में आपको दिख रहे होंगे। तो ये कार्बन हमारा क्या निकला, आर निकला, और ये कार्बन क्या निकला, एस निकला, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी हम जब निकालें तो क्या निकलता है, ये कार्बन हमारा एस हो जाता है और ये कार्बन हमारा आर हो जाता है। देखिए अब ये R है और ये क्या है, S है। ये S है, ये R है। तो ये भी जस्ट उल्टा उल्टा हो रहा है ना, मतलब मिरर इमेज टाइप का। R का मिरर इमेज क्या होता है, S होता है। S का मिरर इमेज क्या होता है, R होता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे पहला वाला था। तो ये भी हमारे क्या हो गए, ये हमारे इनैंशियोमर्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। इसको हम ज़रा यहाँ देख लेते हैं। ये तो इस तरीके से जो फॉर्म में बनाया जाता है इसको फ्लाइंग वेज फॉर्म कहा जाता है, जिसमें कि डार्क लाइन, बॉन्ड को डार्क लाइन, आगे वाले बॉन्ड को डार्क लाइन और पीछे वाले बॉन्ड को डैश लाइन से दिखाया जाता है, ठीक है। अगर इसको हम केवल प्लेन में देखें, स्टडी करें, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। जब हम कोई चीज़ को प्लेन में पढ़ रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, फिशर प्रोजेक्शन। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को फिशर प्रोजेक्शन में भी कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है,
तो भी देख लीजिए आप लोग, ये BrClHH इस तरीके से है इधर वाला, और ये आपका इधर ऐसे आ रहा है। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के, क्योंकि हमने उसमें निकाला है कि उसमें पहला R आ रहा है, दूसरा S आ रहा है, इसका ये S आ रहा है और ये R आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं। तो ये क्या हो गए टोटल एनांशियोमर। ठीक है, तो RS से हम कैसे एनांशियोमर्स निकाल सकते हैं ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्लाइंग वेज से फिशर भी देखिए हमने बताया होगा आप लोगों को क्लास में, पर अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बोलिएगा, उसको भी मैं अलग से फिर बताऊंगी, अलग लेक्चर उसके लिए करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा अगला कंपाउंड है, सॉरी C, ठीक है, ये है C, ओके, दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बारे में अब बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जब होता है आपका जो रिंग, उसमें हम लोग जो भी बातें करेंगे जनरली वो किस में करते हैं, उसको हम लोग चेयर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन उसका प्लेनर फॉर्म है और वो एग्जिस्ट किस में करता है, चेयर फॉर्म में। खैर, हमने यहाँ RS भी निकाला है, देख सकते हैं आप, ये कार्बन हमारा कायरल है। ठीक है, एक तरफ OH जुड़ा है, एक तरफ ये ऐसे रिंग पूरा जुड़ा हुआ है, दूसरी ओर ये जुड़ा है, और चौथा आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका भी हमने नंबरिंग करके निकाला हुआ है। तो ये कार्बन क्या आ रहा है, S आ रहा है। उसी तरीके से ये वाला कार्बन क्या आ रहा है, ये भी S आ रहा है। इसमें देखेंगे तो ये वाला हमारा R आ जा रहा है और ये क्या आ रहा है, S। अब देखिए इसकी जोड़ी SR और SS हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये डायस्टीरियोमर होगा, ये एनांशियोमर नहीं होगा। एनांशियोमर तब होता जब दोनों अपोजिट होते हैं, वो S है तो ये R है, उधर वाला भी S है तो इसको भी R होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो एनांशियोमर होता, अदरवाइज नहीं है। इसको चेयर फॉर्म में भी हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए हमने इसका चेयर फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब जरा नंबरिंग करके समझते हैं इसको। अगर हम इस कार्बन को 1 बोले जहाँ पे OH लगा है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया। तो ये जो 1 और 3 रिलेशन है, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट देखिए और 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट देखिए। अब यहाँ पर आ जाइए चेयर फॉर्म में, इसमें देखिए ये 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। ठीक है, एक इसमें डैश फॉर्म में है और एक इसमें सॉलिड फॉर्म में है। तो जब डैश और सॉलिड फॉर्म का जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं ट्रांस, और अगर सॉलिड बॉन्ड है या डैश बॉन्ड है साथ में, तो उसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम 1 और 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये हमारा डैश फॉर्म में है, इसका बॉन्ड डैश फॉर्म में है, मतलब कि प्लेन के पीछे की ओर है, और इसका बॉन्ड क्या है, डार्क है, इसका मतलब कि हमारे आंखों की ओर बॉन्ड इसका आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, ट्रांस हो गए। अब यहाँ देखिए 1 2 3, इनको भी ट्रांस होना पड़ेगा। ठीक है, और 1 3 पोजीशन पे जब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, चेयर फॉर्म हम जब भी बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन का, और उसमें जब 1 और 3 पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, 1 3 पोजीशन ट्रांस होता है जब उसके सब्स्टिट्यूएंट AE या फिर EA हो। ठीक है, व्हाट इज AE? A मीन्स एक्सियल, E मीन्स इक्वेटोरियल। ये पोजीशन है, ये जो ऊपर की ओर बॉन्ड गया है इसको हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। अगर ये ऐसे नीचे की ओर बॉन्ड आता तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो 1 3 पोजीशन में अगर चेयर फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूएंट्स देख रहे हैं और 1 3 सब्स्टिट्यूएंट्स को देख रहे हैं, तो उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो AE या फिर EA होगा। ठीक है, तो ये हमारा OH A है, A पे लगा हुआ है, और ये जो हमारा यहाँ पे CH2CH3 बॉन्ड है, दिस वन CH2CH3 थर्ड नंबर ऑफ कार्बन पे, ये देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ना। ये ऊपर की ओर है तो ये एक्सियल के पोजीशन पे है, और ये नीचे की ओर है तो ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इसी रिलेशन को हम AE कहते हैं, या ये उल्टे तरीके से भी हो सकता था, ये वाला इक्वेटोरियल हो जाता और ये वाला एक्सियल हुआ था, तो भी ये क्या होता, ट्रांस होता। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनका रिलेशन ट्रांस है तो हमने इसमें इसको ट्रांस बनाया है। दूसरी चीज़ देख लीजिए, ये 1 और 2 पोजीशन की हम अगर बात करें, 1 और 2, इसमें भी यही बात हो रही है
ये डैश लाइन में दिख रहा है और ये डार्क लाइन में दिख रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ट्रांस होंगे। अच्छा, तो अब इसको जब इसमें दिखाएंगे हम लोग चेयर फॉर्म में, तो ये आपका 1 पोजीशन है, ये आपका 2 पोजीशन है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। ठीक है, अब 1-2 पोजीशन में जब सब्स्टिट्यूएंट की बात करें चेयर फॉर्म में, 1-2 पोजीशन में क्या होता है, AA और EE ट्रांस होता है, AE और EA सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो सिस होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। 1-2 पोजीशन, 1-4 पोजीशन की कहानी सेम होती है। 1-2 पे सब्स्टिट्यूएंट है या 1-4 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो उनके लिए AA और EE ट्रांस होता है। ठीक है, AE सब्स्टिट्यूएंट या फिर EA सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सिस होता है। केवल और केवल 1-3 पोजीशन में इसका उल्टा होने लगता है। 1-3 पोजीशन में AE वाला ट्रांस हो जाता है और AA और EE वाला सिस हो जाता है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से पॉज करके सुनिएगा, उसको लिखिएगा जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ विथ एग्जाम्पल्स, या रिटन फॉर्म में मुझे देना पड़ेगा। खैर, मैंने ये क्लास लिया हुआ है इसलिए आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो हमारा ये क्या है, ट्रांस है 1-2 पोजीशन। तो हमने ये 1 पोजीशन तो पहले से ही A बनाया था और दूसरे वाले कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी ट्रांस करना है, तो वो क्या होगा, A होगा। तो ये देखिए, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, तो ये AA रिलेशनशिप है, ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अब ये 2 और 3 कार्बन का देखिए, इन दोनों का डार्क बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये सिस है। ठीक है, ये और ये कार्बन देख लीजिए, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। तो मतलब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना है इसके हिसाब से। ठीक है, दूसरा वाला भी देख लीजिए, इसी तरीके से हम लोग यहाँ बनाया है। और अब दोनों को देख लेते हैं। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ ये एक्सियल नहीं होगा, इसको इक्वेटोरियल होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ ये फॉल्ट हुआ है इधर। तो ये दोनों जो होंगे स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। सॉरी, मिरर इमेज नहीं होने चाहिए इसमें, तो डायस्टीरियोमर है। ठीक है, ओके, तो ये आपके क्या हो गए इस स्ट्रक्चर में, डायस्टीरियोमर हो गए। क्यों, क्योंकि SS और RS हमको मिल रहा है। ठीक है, अगर हमें SS और RR मिलता तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाते हैं। ये हमारे गलत नहीं है, ये मैंने सही बनाया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से आप कंपेयर करिए 1 और 3 पोजीशन जो है, ये 1, 2, 3, 1-3 पोजीशन जो है आपका ये सिस है, क्योंकि दोनों की दोनों डैश लाइन में है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, ये 1-3 पोजीशन आपका, क्योंकि एक्सियल बनाया है मैंने, इसका मतलब कि ये सिस है, जो कि मैंने यहाँ बताया था कि 1-3 पोजीशन में AE या EA वाला ट्रांस होता है, AA सब्स्टिट्यूएंट है या EE सब्स्टिट्यूएंट है तो वो क्या होगा, सिस होगा। तो बिल्कुल सही बनाया है मैंने, बिल्कुल गलत नहीं है ये। ठीक है, ये आपका दोनों सिस है तो यहाँ पे हमने इसको सिस बनाया है। और बाकी भी देख लीजिए, ये 1-2 वाले ट्रांस हैं, ये 2-3 वाले भी ट्रांस हैं, तो ये 1-2 वाले देखिए ट्रांस है, दोनों एक्सियल, और ये भी दोनों ट्रांस है, दोनों एक्सियल। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए कि अगर हम इनके बीच में एक शीशा लगाएं तो क्या मिरर इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है मिरर इमेज। ठीक है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है और सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, इसलिए भी ये डायस्टीरियोमर है। तो 2 तरीके से आप पता कर सकते हैं। एक तो देखिए, मैंने स्ट्रक्चर को सीधे चेयर फॉर्म में बना के देख लिया, देखने से ही लग रहा है कि ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो मैंने बता दिया कि ये डायस्टीरियोमर है। ठीक है, दूसरी ओर सिंपली हमने उसको नॉमेनक्लेचर कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया कि ये S है, ये S है और ये R है, S है, तो क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है तो इसको भी देख के हम बता सकते हैं कि ये हमारा डायस्टीरियोमर है। ठीक है, डायस्टीरियोमर का क्या कंडीशन है, डायस्टीरियोमर होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, प्लस इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनैंशियोमर में क्या जाना हमने, इनैंशियोमर में हमारा जो मिरर इमेज होता है, सॉरी, हमारा जो दोनों कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। दूसरी चीज़, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, वो हमारे मिरर इमेज नहीं होते हैं और उनके इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक है,
कहीं पे भी हमें किसी भी कंपाउंड्स में अगर देखना है आर एस या एस आर ऐसे कन्फिग्रेशन मिल रहे हैं अपोजिट तरीके के, तो वो आपके एनांशियोमर है। ठीक है, अपोजिट रिलेशन अगर नहीं बन रहा है तो आपके क्या है, वो डायस्टीरियोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। ये देखिए आप लोग डी वाला देख लीजिए। ठीक है, सी तक डिस्कशन कर लिया मैंने, अब डी डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा डी वाला क्वेश्चन हो गया। ये दोनों पेयर्स हैं, इनमें हमको बताना है कि हमारा कौन सा एनांशियोमर है, कौन सा डायस्टीरियोमर है, कि क्या है ये दोनों, इन दोनों पेयर्स में क्या रिलेशनशिप है। वेरी सिंपल, फिर से हम लोग आर एस कॉन्जुगेशन निकालेंगे। इस कार्बन का हमने निकाला एस आया, इस कार्बन का हमने निकाला क्या आ रहा है, आर दिख रहा है, ये आर लिखा है। ठीक है, हमने इसका भी निकाला तो ये क्या आ रहा है, आर, और इसका निकाला तो ये क्या आ रहा है, आर। अब देखिए एनांशियोमर होने के लिए क्या होना चाहिए था, अगर इसका एस आ रहा है तो इसका आर आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है। अगर इसका, इस कार्बन का, सेकंड कार्बन का हमारा आर है तो इस कार्बन का एस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, आर। तो रिलेशनशिप क्या बना, एस आर, इसमें क्या है, आर आर, ये डायस्टीरियोमर होंगे। समझ में आ रही है मेरी बातें आप लोगों को? क्योंकि ये एस आर और आर आर बन गया तो ये क्या हो गया, ये डायस्टीरियोमर हो गया। दोनों के रिलेशनशिप क्या हो गए, डायस्टीरियोमर हो गए। वही अगर ये एस आर और आर एस होता, बिल्कुल अपोजिट होते, मिरर इमेज होते, तो आपका क्या होता, वो एनांशियोमर होता। ठीक है, मैंने शायद वही लिखा होगा। हाँ, ये आपके डायस्टीरियोमर पेयर्स हैं। ठीक है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई, ये वाला है आपका ई एफ, लगभग एक ही जैसे हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी उसको समझने में। अच्छा, ये देखिए, इसमें भी हम आर और एस निकाला है मैंने। एक कार्बन आपका आर है, ये कार्बन आपका आर है, ये कार्बन आपका यहाँ पे एस है, और ये कार्बन आपका यहाँ पे क्या है, आर। तो रिलेशनशिप देख लीजिए, आर आर और एस आर बन रहा है। इसको क्या बनना चाहिए था, आर आर एस एस, तो क्या होता है, ये एनांशियोमर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, आर आर और एस आर, तो ये क्या होगा, ये हमारा डायस्टीरियोमर होगा। क्लियर है आप लोगों को? ये हमारा डायस्टीरियोमर होगा। ये जो मैंने यहाँ थ्रियो और इरिथ्रो लिखा है, ये भी कन्फर्मेशन का नाम है। ठीक है, ये आपका फ्लाइंग वेज के तरीके से बताया गया है। अगर हम इसको फिशर फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, फिशर फॉर्म में ड्रॉ करने पे जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बीच वाले कार्बन पे, अगर वो अपोजिट होते हैं तो उसको हम थ्रियो कहते हैं, और अगर वो एक जैसे होते हैं तो उसको हम इरिथ्रो कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इधर देख सकते हैं, जो मैंने एक बनाया था यहाँ, ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ फिशर फॉर्म बनाया है, इसी का बनाया है यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि BrCl और HH एक जैसे एक तरफ हैं, तो ये हमारा इसमें क्या है, इरिथ्रो है, इसको हम इरिथ्रो कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा ऐसा होता कि BrH फिर HBr, दोनों H अपोजिट डायरेक्शन में होते, तो ये हमारा क्या हो जाता, थ्रियो हो जाता। ये थ्रियो और इरिथ्रो भी नोमेनक्लेचर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। ये आपका F वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम है, वैसे ही है। इसमें हमने लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे आर एस नॉमेनक्लेचर नहीं लिखा है, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आपके क्या होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। ठीक है, वैसे भी इसको जब हम बनाएंगे तो ये हमारा जो है इरिथ्रो है, और ये वाला हमारा क्या है, थ्रियो है। ठीक है, तो इरिथ्रो और जो थ्रियो है तो ये डायस्टीरियोमर होंगे ही होंगे, जैसा कि मैंने पीछे वाले में बताया है, यहाँ बताया है ना मैंने। कई तरीके से आप पता कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर डायस्टीरियोमर है, एनांशियोमर है, बहुत तरीके हैं। देखिए, थ्रियो है और ये इरिथ्रो है, इसलिए भी ये हमारा डायस्टीरियोमर है। बिल्कुल ऐसा ही वो क्वेश्चन है, चाहे तो इसको आप आर एस निकाल के भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे थ्रियो इरिथ्रो देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, जी क्वेश्चन देख लीजिए, जी वाला जो है, ये देखिए, ये फिर से हमारा
वही चीज़ हो गया। 6 मेंबर्ड रिंग साइक्लोहेक्सेन बना है तो इसको हम चेयर फॉर्म में बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक डार्क है और एक हैश फॉर्म में है, तो ये हमारा ट्रांस है रिलेशनशिप इन दोनों का। ये दोनों अगर डार्क बॉन्ड से हैं, सॉलिड बॉन्ड से हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सिस हो गया, ठीक है। अब ये ट्रांस और सिस, और ये पोजीशन देख लीजिए कौन सा है, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं इसमें। इसका चेयर फॉर्म हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये ट्रांस और सिस रिलेशन को भी हम डायस्टेरियोमर कहते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ पढ़ा हम लोगों ने। ट्रांस सिस रिलेशन को हम डायस्टेरियोमर कहते हैं, थ्रू रिलेशन को हम डायस्टेरियोमर कहते हैं। अगर कहीं RS और RR या RS और SS मतलब बिल्कुल अपोजिट अगर नहीं मिल रहा है तो भी हमारा क्या होगा, डायस्टेरियोमर होगा। अगर RS कन्फिग्रेशन जस्ट अपोजिट मिलता है हमको तो वो क्या हो जाएगा, वो इनैंशियोमर होगा। हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए भी ये सब तरीके हैं, जिससे मैंने इसको, जैसे मैं चेयर फॉर्म में बना दे रही हूँ स्ट्रक्चर को, या फिर जो मैं फ्लाइंग वेज फॉर्म को फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करके बना दे रही हूँ। तो ये सब तरीका है अपने आप को ग्रॉस चेक करने का कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व किया है इस तरीके से। H वाला भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, G तक हो गया आपका, ये H है आपका, ठीक है। इसको भी देख लिया जाए। इसमें भी हमने RS नोमेनक्लेचर किया है। ये देखिए, ये वाला कार्बन हमारा R आ रहा है, दिस वन इज S एंड दिस वन इज अगेन S, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए, ये कार्बन हमारा S आ रहा है और ये वाला कार्बन R आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। R के बदले S इधर है, S के बदले R इधर है, और इधर S के बदले भी R है। तो बिल्कुल अपोजिट मिल रहा है, इसका मतलब ये पेयर हमारा क्या होगा, ये हमारा इनैंशियोमर हो जाएगा। ये देखिए, इनैंशियोमर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतने ही, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, A से लेके पूरा H तक है। मैं कल नेक्स्ट लेक्चर दूंगी इसका, जिसमें मैं सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, ठीक है। क्योंकि एक बार में अगर ज़्यादा समझा देंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वाला जो फॉर्म है, थोड़ा सा ये भी टिपिकल है, इसको समझाना पड़ेगा। तो इसको हम कल देंगे, ये वाला लेक्चर आपको, सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। हम इसके आंसर्स अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे, ताकि आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को मिला सकें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या है इसका आंसर। और बाकी क्वेश्चंस भी अपने से लगाने का ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने इतना आपको समझा दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।